रूसी स्टेपी, जुलाई 1943। अंतहीन हरे और सुनहरे रंग का एक परिदृश्य, जिसकी लहराती हुई खेतियां ऊंचे और निर्दयी गर्मी के सूरज के नीचे क्षितिज तक फैली हुई हैं। फिर भी इस शांत विस्तार के नीचे हवा में एक जबरदस्त तनाव गूंज रहा था। खाइयों ने धरती को छलनी कर दिया था। तोपें तैयार की गई जगहों पर तैनात थीं और टैंकों के बख्तरबंद दस्ते कच्ची सड़कों पर गरजते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर एक हरकत सटीक थी, हर एक यूनिट उस पल के लिए तैयार थी जब ये शांति अचानक अराजकता में बदल जाएगी। ये था कुर्स्क, पुरुषों और मशीनों का सबसे बड़ा जमावड़ा जो पूर्वी मोर्चे ने कभी देखा था, और दोनों पक्ष जानते थे कि आने वाले दिन निर्णायक होंगे। उत्तर में हिटलर के नेतृत्व में जर्मन सेनाएं अपनी भालों, पैंथर, टाइगर और फर्डिनेंड्स को इकट्ठा कर रही थीं, जो कि हर एक मशीन युक्त किला था जो हथियारों से लैस था। लुफ्टवाफे के पायलट ऊपर आसमान में चक्कर लगा रहे थे, सोवियत ठिकानों पर हमला करने और बख्तरबंद सेना की आगे बढ़त के लिए जमीन को नरम करने के लिए तैयार थे। हर कमांडर उत्तर में मॉडल से लेकर दक्षिण में हूड तक दाव को अच्छी तरह समझता था। स्टालिनग्राद की तबाही के बाद यहां पर सफलता वेयरमाख्त को फिर से पहल दिला सकती थी, जिससे रेड आर्मी को पीछे धकेला जा सकता था और पूर्वी मोर्चे पर संतुलन बदल सकता था। दूसरी ओर सोवियत भी उतने ही सतर्क थे। खुफिया नेटवर्क जर्मन तैयारियों की रिपोर्टों से गूंज रहे थे, जिससे रेड आर्मी को वार की पहले से जानकारी पाने का एक दुर्लभ मौका मिला। इसके शुरू होने से पहले मार्शल झुकोव और उनके जनरल्स ने कुर्स्क के उभार को एक किले में बदल दिया था। T-34 और KV-1 टैंकों की धूप में चमकती हुई सतहें नजर आ रही थीं, जबकि उनके चालक अभ्यास कर रहे थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प झलक रहा था। इस तनावपूर्ण खामोशी में खुद स्टेपी भी जैसे अपनी सांसें रोककर खड़ी थी। करीब 3 मिलियन सैनिक, हजारों टैंक और सैकड़ों विमान दोनों तरफ तैयार खड़े थे। हर फैसला, हर पल और हर गलती मैदानों में कई गुना बढ़कर दिखाई देती। 5 जुलाई तक तोपों की गड़गड़ाहट सन्नाटे को चीर देगी और इतिहास की सबसे बड़ी बख्तरबंद भिड़ंतों में से एक सामने आएगी। एक विशाल संघर्ष जो पूर्वी मोर्चे की किस्मत तय करेगा और सैन्य इतिहास पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाएगा। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। उन्नीस की शुरुआत में स्टालिनग्राद में आई तबाही के बाद वेहरमाख्त खुद को बुरी तरह झकझोरता हुआ महसूस कर रहा था। फरवरी में छठी सेना के आत्मसमर्पण ने न केवल जर्मन सैन्य शक्ति को तोड़ दिया था, बल्कि पूरे पूर्वी मोर्चे पर उनका मनोबल भी चकनाचूर कर दिया था। सैनिकों, सामग्री और गति की हानि ने जर्मन उच्च कमान को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार को मजबूर किया। हिटलर को विश्वास था कि जर्मनी को गर्मियों से पहले पहल लेनी चाहिए, इसलिए वो जनरलों पर प्रभुत्व पाने का दबाव डालता रहा। दक्षिणी क्षेत्रों में फील्ड मार्शल एरिक वॉन मानस्टीन ने बिखरी हुई टुकड़ियों के अवशेषों को फिर से संगठित करके एक पुनर्जीवित सेना समूह दक्षिण का गठन किया। फरवरी से मार्च तक उन्होंने एक जवाबी हमला शुरू किया, जिसे बाद में खारकोव की तीसरी लड़ाई के नाम से जाना गया। जनरल हरमन हूट के अधीन 4वीं पेंजर सेना और पॉल हाउजर के अधीन SS पेंजर कोर का उपयोग करते हुए मॉन्स्टीन ने स्टालिनग्राद से पश्चिम की ओर सोवियत हमले के बाद उनकी बढ़ी हुई अग्रिम टुकड़ियों पर तेज और क्रूर युद्ध कौशल के साथ हमला किया। इन जर्मन बख्तरबंद बलों ने सोवियत इकाइयों को घेर लिया, चारों ओर से घेराबंदी की और फिर उन्हें नष्ट कर दिया, भारी हताहत किए और 14 मार्च 1943 को खारकोव शहर को फिर से जीत लिया। महीने के अंत तक बोल्गोरोड जीतने के लिए उत्तर बढ़ना सामरिक रूप से प्रभावशाली था, लेकिन इसने कमजोरी भी उजागर की।
इन सफलताओं ने जर्मन आपूर्ति लाइनों को फैला दिया था। उनकी सेनाएं अभी भी ज्यादा फैली हुई थीं और वसंत का पिघलाव, जिसे रसपुतीता कहा जाता है, जल्द ही बड़े पैमाने पर अभियानों को कठिन बना देगा। इसके अलावा जबकि खार्कोव और बेल्गोरोड ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन उन्होंने बुनियादी रणनीतिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं किया। रेड आर्मी फिर से उभर रही थी, पुनर्गठित हो रही थी और अब भी नए आक्रमण शुरू करने में सक्षम थी। बर्लिन में हिटलर और उनके स्टाफ ने विकल्पों पर विचार किया। वेरमाख्ट ने खार्कोव में एक स्थानीय सफलता हासिल की थी, लेकिन पूर्वी मोर्चा अब भी बिखरने की कगार पर था। इसी समय व्यापक युद्ध जर्मनी के खिलाफ जाता दिख रहा था। मई 1943 में उत्तर अफ्रीका में धुरी सेनाओं की हार ने एक महत्वपूर्ण मोर्चा खत्म कर दिया। इटली में मित्र देशों की लैंडिंग निकट थी और राइख पर रणनीतिक बमबारी अभियान तेज होने लगा था। हिटलर को सहयोगियों की मांगों, जर्मन प्रतिष्ठा बहाल करने और सोवियत संघ को बढ़त से रोकने जैसी तत्काल सैन्य जरूरतों का सामना करना पड़ रहा था। अपूर्व में एक निर्णायक प्रहार सोवियत ताकत को एक ही झटके में तोड़ सकता था, मोर्चा छोटा कर सकता था और अन्य जगहों पर इस्तेमाल के लिए डिवीजनों को मुक्त कर सकता था। कुर्स्क सैलिएंट, जो सोवियत मोर्चे में उत्तर में ओरेल और दक्षिण में बेल्गोरोड के बीच एक विशाल उभार था, वह यह अवसर प्रदान करता हुआ प्रतीत हो रहा था। अगर इस क्षेत्र को अलग कर इसकी सेनाओं को नष्ट किया जाए तो जर्मनी फिर से रणनीतिक स्वतंत्रता पा सकता था। और एक रणनीतिक पहल के तहत, जिसका कोड नेम अंटरनेहमन जिटाडेला या ऑपरेशन सिटाडेल था, हिटलर ने उत्तर से दोहरी चिमटी वाली आक्रामक कार्रवाई को मंजूरी दी। कर्नल जनरल वोल्टर मॉडल की 9वीं सेना, जो आर्मी ग्रुप सेंटर का हिस्सा थी, ओरल से दक्षिण की ओर आगे बढ़ेगी। वहीं फील्ड मार्शल एरिक फॉन मानस्टीन का आर्मी ग्रुप साउथ, जिसमें जनरल हेरमान हुट की 4वीं पेंजर सेना और जनरल वार्नर केम्प का डिटैचमेंट शामिल था, बेल्गोरोड से उत्तर की ओर धकेलेगा। इन दोनों सेनाओं को कुर्स्क के पास मिलकर सोवियत सेनाओं का पूरी तरह सफाया करना था। अपनी आत्मकथा लॉस्ट विक्ट्रीज में मॉन्स्टीन ने आक्रमण योजना का सार बताया है। उद्धरण: ऑपरेशन सिटाडेल का उद्देश्य निर्णायक प्रहार करना था, एक ऐसा हथौड़े जैसा वार जो सोवियत रक्षा पंक्तियों को तोड़ दे और वेहरमाख्ट को फिर से पहल दिला दे। उद्धरण समाप्त। उनका उद्देश्य केवल स्थानीय सफलता से कहीं आगे था। हिटलर की नजरों में सिटाडेल न केवल मोर्चे को छोटा कर सकता था, बल्कि एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक और सैन्य प्रहार भी कर सकता था। शायद दक्षिण पूर्व से अन्य सेनाओं के साथ समन्वय में मॉस्को की ओर फिर से आगे बढ़ने का रास्ता भी खोल सकता था। जैसा कि इतिहासकार डेविड ग्लैंट्स ने उल्लेख किया है, कुर्स्क की लड़ाई में, उद्धरण, सिटाडेल हिटलर का पूर्व में रणनीतिक पहल वापस पाने और अपरिहार्य हार को टालने का आखिरी मौका था। उद्धरण समाप्त। फिर भी शुरुआत से ही अंदर संदेह थे। जर्मन कमांड मॉडल ने चेतावनी दी थी कि उसकी 9वीं सेना सर्दियों की लड़ाई से अब भी कमजोर है और भारी हथियारों में कमजोर है। नई पैंथर और टाइगर टैंकों की डिलीवरी तय समय से पीछे चल रही थी और सैनिकों तथा ईंधन दोनों की कमी बनी हुई थी। वसंत की कीचड़ ने समस्या को और बढ़ा दिया, जिससे बार बार देरी हुई, जो शुरुआत में मई की शुरुआत के लिए तय थी, फिर जून और आखिरकार जुलाई की शुरुआत में। इन स्थगनों ने रेड आर्मी को अपनी रक्षा तैयार करने के लिए कीमती समय दे दिया और वेहरमाख्ट को और भी कम अनुकूल परिस्थितियों में अपनी बड़ी जुआ खेलने की कोशिश में छोड़ दिया। ऑपरेशन सिटाडेल सिर्फ एक साहसी कदम नहीं था, बल्कि ये एक जोखिम था जिसे हिटलर ने जरूरी समझा ताकि स्टालिनग्राद में शुरू हुई गिरावट को पलटा जा सके। उन्नीस की शुरुआत तक स्टालिन और स्तावका यानी रूसी उच्च कमान जानते थे कि हिटलर जल्दी या देर से पूर्वी सोवियत में जर्मन किस्मत को बहाल करने की कोशिश करेगा। खुफिया जानकारी जो कई स्रोतों से मिली थी, जिसमें स्विट्जरलैंड में काम कर रहे जासूसी नेटवर्क और ब्रिटिश अल्ट्रा इंटरसेप्ट से प्राप्त सूचनाएं शामिल थीं, ने यह स्पष्ट करना शुरू कर दिया था कि अगला जर्मन हमला कहां हो सकता है। हालांकि विवरणों को लेकर अभी भी मतभेद थे। सटीक समय,
ताकत और हमले के सही दिशा निर्देश। सोवियत नेताओं के दिमाग में कुर्स्क का उभार सबसे संभावित केंद्र बिंदु के रूप में उभरा। मार्शल जॉर्जी झुकोव, जिन्हें स्टालिनग्राद के बाद रणनीतिक प्रभाव में बढ़ोतरी मिली थी, ने एक ऐसी रक्षात्मक रणनीति के लिए जोर दिया जो किसी भी जर्मन हमले को रोक सके और उसकी धार कुंद कर सके। जैसा कि उन्होंने 8 अप्रैल 1943 को स्टालिन को लिखे एक पत्र में चेतावनी दी थी। उद्धरण: पहले चरण में दुश्मन अपनी सबसे बेहतरीन ताकतों को इकट्ठा करके, जिसमें 13 से 15 टैंक डिवीजन शामिल हैं और बड़ी संख्या में विमानों का समर्थन है, हमला करेगा। कुर्स्क पर वे अपनी क्रॉन्स्कोम उरल टुकड़ी को उत्तर पूर्व से और बेलगोरोड खारकोव टुकड़ी को दक्षिण पूर्व से लाएंगे। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में हमारी सेनाओं के लिए आक्रामक कार्रवाई उपयुक्त नहीं होगी। दुश्मन को रोकने के लिए बेहतर होगा कि हम उसे अपनी रक्षा पंक्तियों पर थकने दें और उसकी टैंकों को नष्ट कर दें और फिर ताजा रिजर्व बलों को लाकर आम आक्रामक कार्रवाई शुरू करें, जिससे अंततः उसकी मुख्य सेना का सफाया किया जा सके। इस निर्देश के तहत सोवियत उच्च कमान ने रोक्सोसोव्स्की को सेंट्रल फ्रंट यानी सेलियंट के उत्तरी हिस्से की जिम्मेदारी दी और वातुतिन को वोरोनेज फ्रंट यानी दक्षिणी हिस्से की। इस बीच स्टेप्पे फ्रंट को इवान कोनेव के साथ रणनीतिक रिजर्व के रूप में और पूर्व में रखा गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। जैसे ही जर्मनों ने सेना तैनात की, वसंत के महीनों में सोवियत रक्षा तैयारियां लगभग औद्योगिक स्तर पर पहुंच गई थीं। सेंट्रल और वॉर्नेज मोर्चों ने अपने क्षेत्रों में 3 मुख्य रक्षा पंक्तियां बनाईं, जिन्हें किलेबंदी क्षेत्रों में बांटा गया था। इनके पीछे 3 अतिरिक्त पंक्तियां बैकअप स्थिति के रूप में तैयार की गई थीं। तीनों मुख्य रक्षा पंक्तियों की संयुक्त गहराई लगभग 40 किलोमीटर थी। कुर्स्क के दोनों ओर 6 रक्षा पंक्तियों की पूरी प्रणाली 130 से 150 किलोमीटर तक फैली हुई थी। इसके आगे भी स्टेप्पे फ्रंट द्वारा और अधिक रक्षा पंक्तियां संभाली जा रही थीं, जिससे कुल रक्षा गहराई कुछ अनुमानों में 300 किलोमीटर के करीब पहुंच जाती थी। इंजीनियरिंग कार्य बहुत विशाल था। सोवियत युद्ध अभियंता और बड़ी संख्या में नागरिक, लगभग 3 लाख मजदूर। 1943 की गर्मियों तक खाइयां खोदी गईं, टैंक रोधी खाइयां बनाई गईं, कांटेदार तारों की बाड़ और मशीन गनों के लिए छुपे हुए घोंसले तैयार किए गए। बारूदी सुरंगों के क्षेत्र बहुत बढ़ गए थे। सेलियंट क्षेत्र में 5 लाख से अधिक टैंक रोधी बारूदी सुरंगें और लगभग 4,40,000 व्यक्ति रोधी बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, जिनकी सबसे अधिक घनता पहली रक्षा पंक्ति में थी। इन बारूदी सुरंग क्षेत्रों में से कुछ में प्रति किलोमीटर लगभग 1,500 टैंक रोधी सुरंगें और लगभग 1,700 व्यक्ति रोधी सुरंगें बिछाई गई थीं। सिर्फ संदर्भ के लिए, इसका मतलब है कि हर 60 सेंटीमीटर या लगभग 2 फीट चलने पर आपके लिए लगभग निश्चित था कि आप किसी बारूदी सुरंग पर पैर रख देंगे। हमले के रास्तों पर मजबूत रक्षात्मक चौकियां बनाई गईं। हर मजबूत चौकी में आमतौर पर कई एंटी टैंक गन, हल्के हथियार, बंकर और मोर्टार शामिल होते थे। स्थिर रक्षा के लिए कई खुदाई, बख्तरबंद वाहन और स्वचालित तोपें इस्तेमाल हुईं। सोवियतों ने मोबाइल बाधा टुकड़ियां भी तैनात की थीं, जो विशेषज्ञ इंजीनियर इकाइयां थीं, जिनका काम जर्मन बख्तरबंद टुकड़ियों के रास्ते में बारूदी सुरंगें और बाधाएं बिछाना था। डिवीजन, कोर और फ्रंट स्तरों पर लचीले एंटी टैंक रिजर्व के रूप में काम करते हुए स्तावका ने भी परिचालन रिजर्व का भंडारण किया, जो जवाबी हमले के लिए तैयार थे। जैसे ही जर्मन आक्रमण ने अपनी गति खो दी, रोकोसोव्स्की, वातुतिन और बाद में कोनेव के अधीन सोवियत बल जवाबी कार्रवाई शुरू करने में सक्षम हो जाते। स्टालिन, झुकोव और सोवियत कमान ने फैसला किया था कि वे जर्मन हमले से पहले कोई पूर्ण आक्रमण नहीं करेंगे। वे जर्मनों को आने देंगे, रक्षा पंक्तियों में फंसाएंगे, भारी नुकसान पहुंचाएंगे और फिर जवाबी हमला करेंगे। इन सब ने कुर्स्क को सोवियतों के लिए सिर्फ एक उभार नहीं, बल्कि एक किला, एक जाल बना दिया था। जब जर्मनों ने जुलाई में हमला किया, उन्हें सिर्फ मोर्चों को तोड़ना ही नहीं, बल्कि तैयार की गई रक्षा पंक्तियों, बारूदी सुरंगों, रिजर्व बलों
और घात लगाए बैठे रूसी सैनिकों के जाल से भी गुजरना पड़ेगा, जो पलटवार करने के लिए तैयार थे। जुलाई 1943 की सुबह कुर्स्क सैलिएंट के विशाल समतल मैदान ऑपरेशन सिटाडेल की पहली गड़गड़ाहट से कांप उठे। किसी भी टैंक के आगे बढ़ने से पहले जर्मनों ने जबरदस्त तोपखाने की बमबारी शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने उत्तर में लगभग 1.5 घंटे और दक्षिण में 1 घंटे तक सोवियत अग्रिम मोर्चों पर गोले बरसाए। हजारों गोलों की गड़गड़ाहट के साथ जल्द ही लुफ्टवाफे बमवर्षकों की गर्जना भी जुड़ गई, जिन्होंने रक्षात्मक मोर्चों और सोवियत हवाई अड्डों पर हमला किया ताकि प्रतिरोध को कमजोर किया जा सके और आसमान पर नियंत्रण पाया जा सके। फिर बख्तरबंद अग्रिम दस्ते आगे बढ़े। जर्मन हमले के केंद्र में उनके सबसे शक्तिशाली हथियार थे टाइगर, पैंथर और फर्डिनेंड टैंक। टाइगर एक विशालकाय उपस्थिति थी। इसकी मोटी बख्तर और 88 मिमी की तोप सोवियत टैंकों को लंबी दूरी से नष्ट करने में सक्षम थी। इसका सामने का कवच 100 मिमी से भी ज्यादा मोटा हो सकता था और इसका वजन 50 टन से ज्यादा था। एक धातु का किला जिसे बहुत कम सोवियत हथियार सामने से छू सकते थे। पैंथर, जो नया था और अभी तक पूरी तरह से परखा नहीं गया था, ने गति को एक घातक 75 मिमी उच्च वेग वाली तोप के साथ जोड़ा था और इसका ढलान वाला सामने का कवच इसे पहले के जर्मन टैंकों की तुलना में बेहतर सुरक्षा देता था। अंत में, और निश्चित रूप से कम नहीं, फर्डिनेंड था, जिसे बाद में एलिफेंट के नाम से जाना गया, जो युद्ध के मैदान का एक असली दैत्य था। 65 टन वजनी और 88 मिमी तोप से लैस इसका कवच लगभग 200 मिमी मोटा था। कुछ जगहों पर अधिकांश सोवियत तोपों की एकल गोली भी इससे टकराकर बस उछल जाती थी। इसका नुकसान ये था कि फर्डिनेंड भारी और धीमा था। इसकी गति लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा या लगभग 19 मील प्रति घंटा तक सीमित थी और सभी मशीनों की तरह यह भी यांत्रिक खराबी के लिए संवेदनशील था। उत्तरी क्षेत्र में कर्नल जनरल वोल्टा मॉडल की 9वीं सेना ने औरल के आसपास से दक्षिण की ओर अपनी बढ़त शुरू की। मॉडल की सेना को तुरंत ही गहरे बारूदी सुरंग क्षेत्रों, मजबूत टैंक रोधी मोर्चों और अच्छी तरह से तैयार सोवियत रक्षा पंक्तियों का सामना करना पड़ा। तोपखाने के समर्थन और हवाई बमबारी के बावजूद जैसे ही सोवियत जवाबी हमलों ने उनकी बगल पर हमला किया, आगे बढ़ना लगभग रुक सा गया। प्रगति कुछ ही किलोमीटर तक सीमित थी और मॉडल की सेनाएं उन रक्षा पंक्तियों से जूझ रही थीं जिन्हें वे जल्दी तोड़ना चाहती थीं। दक्षिण में जनरल हरमन हूट की 4वीं पैंजर सेना को पॉल हाउजर के अधीन 2वीं एसएस पैंजर कोर की मदद मिली, जहां उन्हें बेहतर भूभाग और थोड़ी कमजोर सोवियत अग्रिम चौकियां मिलीं। यहां जर्मन सैनिक तेजी से आगे बढ़ सकते थे और भारी टैंक अपनी मारक क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे। दक्षिणी टुकड़ियों में टाइगर और पैंथर टैंकों की संख्या अधिक थी, साथ ही कई फर्डिनेंड्स भी शामिल थे। उनका काम सोवियत मोर्चों को तोड़ना, उभरे हुए हिस्से की गहराई में घुसना और प्रोखोरोव्का शहर की ओर बढ़ना था, जहां जर्मन योजनाकारों ने निर्णायक टकराव की उम्मीद की थी। फिर भी यहां भी आगे बढ़ना आसान नहीं था। सोवियत रक्षा पंक्तियां परत दर परत और चालाकी से सजाई गई थीं। तोपखाने छिपी हुई जगहों के पीछे गड़े हुए थे, बारूदी सुरंगें जमीन के नीचे छुपी हुई थीं और टैंक रोधी तोपें मजबूत मोर्चों से तनी हुई थीं। फिर भी हट आत्मविश्वासी और दृढ़ रहे। बाद में उन्होंने खुदाई में छिपे रूसियों से मुठभेड़ का वर्णन किया। उद्धरण: बदलती परिस्थितियों के अनुसार जल्दी ढलने की क्षमता ही सफल नेतृत्व का सार है। उद्धरण समाप्त। जैसे जैसे आक्रमण का पहला सप्ताह बीतता गया, दोनों क्षेत्रों में जर्मन इकाइयों पर दबाव महसूस होने लगा। वाहन खराब हो रहे थे, आपूर्ति लाइनें कमजोर थीं, हर किलोमीटर बारूदी सुरंग हटानी, गहरी खाई में छुपी सोवियत तोपें निष्क्रिय करनी और लगातार गोलाबारी के बीच आगे बढ़ना पड़ता था। दक्षिणी सेनाएं उत्तर से ज्यादा गहराई तक घुसीं, लेकिन सोवियत रक्षकों को घेरने के लिए जरूरी पिंसर मूवमेंट अब तक नहीं बन पाया था। रेड आर्मी ने रिजर्व को दूर रखते हुए
जर्मन बख्तरबंद टुकड़ियों के पूरी तरह आगे बढ़ने और कमजोर होने का इंतजार किया ताकि वे पलटवार के लिए तैयार रहें। जुलाई मध्य तक जर्मन आक्रमण को कुछ स्थानीय सफलता मिली, लेकिन वे हिटलर की अपेक्षित व्यापक सफलता से दूर थीं। उत्तरी मोर्चे की बढ़त लगभग पूरी तरह से रुक गई थी और दक्षिणी घुसपैठ भले ही थोड़ी गहरी थी, लेकिन उसे भी लगातार बढ़ती हुई प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। वेहरमाख्ट के बख्तरबंद दैत्य टाइगर, पैंथर और फर्डिनेंड्स बेहद प्रभावशाली साबित हुए थे, लेकिन वे अजेय नहीं थे। अब अगली बड़ी टक्कर के लिए मंच तैयार था। प्रोखोरोव्का में विशाल टैंक भिड़ंत, जो जर्मन तकनीक और सोवियत जुझारूपन दोनों की परीक्षा लेगी, जिसे कुछ लोग युद्ध का सबसे बड़ा टैंक युद्ध भी कहते हैं। अब सीमाएं तय हो चुकी थीं, सैनिक तैयार थे और कुर्स्क के मैदान आने वाले तूफान का इंतजार कर रहे थे। 12 जुलाई 1943 को प्रोखोरोव्का के पास फैले विशाल मैदान इतिहास की सबसे तीव्र और बहसित टैंक लड़ाइयों में से एक का मंच बन गए। जैसे ही सुबह हुई, हवा धुएं और दूर से आती तोपों की गड़गड़ाहट से भारी थी। हजारों टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के वजन से जमीन कांप उठी, जो सभी कुर्स्क की लड़ाई को परिभाषित करने वाली भिड़ंत के लिए तैयार थे। जर्मनों ने जनरल हरमन हुथ के नेतृत्व में अपनी सबसे बेहतरीन सेनाएं इस निर्णायक संघर्ष में झोंक दी थीं। जनरल पॉल हाउजर के नेतृत्व में दूसरा एसएस पेंजर कोर जबरदस्त ताकत के साथ आगे बढ़ा। उनके हमले के केंद्र में शक्तिशाली टाइगर एक टैंक थे, जो ऐसे दैत्य थे जो सोवियत टैंकों को लंबी दूरी से नष्ट कर सकते थे। नए पैंथर टैंक हल्के, तेज और तिरछे कवच वाले थे, जो सोवियत रक्षा को प्रभावी ढंग से भेद सकते थे। और उनके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे फर्डिनेंड असॉल्ट गन, जो जबरदस्त मारक क्षमता दे रहे थे। लेकिन सीमित गतिशीलता के बावजूद सोवियत बिल्कुल भी अप्रस्तुत नहीं थे। 5वीं गार्ड्स टैंक आर्मी, जिसकी कमान जनरल पावेल रोडमिस्त्रोव के हाथ में थी, जर्मन हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी थी। उनकी सेना में मजबूत T-34 मीडियम टैंक शामिल थे, जो अपनी ढलान वाली बख्तरबंदी और 76.2 मिमी तोपों के लिए प्रसिद्ध थे, जो नजदीकी दूरी पर जर्मन टैंकों को टक्कर दे सकते थे। KV-1 भारी टैंक भले ही धीमे और कम संख्या में थे, लेकिन अपनी मोटी बख्तरबंदी और शक्तिशाली हथियारों के साथ जबरदस्त प्रतिरोध प्रदान करते थे। इसके अलावा सोवियत सेना ने कई प्रकार के टैंक रोधी हथियार तैनात किए, जिनमें 45 मिमी और 76.2 मिमी टैंक रोधी तोपें शामिल थीं, जिन्हें दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों की बढ़त को रोकने के लिए बनाया गया था। युद्ध की शुरुआत जोरदार गोलाबारी के साथ हुई, जब जर्मन तोपखाने और लुफ्टवाफे बमबर्षकों ने सोवियत मोर्चों को कमजोर करने की कोशिश की। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद सोवियत रक्षा पंक्तियां मजबूती से टिकी रहीं। जैसे ही जर्मन टैंक आगे बढ़े, उन्हें टैंक रोधी चौकियों, बारूदी सुरंगों और खाई में छिपी पैदल सेना का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी गति धीमी हो गई और भारी नुकसान हुआ। ये मुठभेड़ नजदीकी लड़ाई में बदल गई, जहां टैंक धुएं से भरे युद्ध क्षेत्र में इधर-उधर घूमते हुए एक दूसरे पर बेहद करीब से गोलियां चला रहे थे। हवा में जलते हुए ईंधन की तीखी गंध और गोलियों की गूंजती आवाज गूंज रही थी। जमीन पर नष्ट हुए टैंकों का मलबा बिखरा पड़ा था, जिनके ढांचे इस भीषण युद्ध की क्रूरता की भयावह याद दिला रहे थे। अराजकता के बीच जनरल हट ने अपनी सेनाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर टिप्पणी की। उद्धरण: नेतृत्व ने अपनी हमेशा मौजूद दिनचर्या की प्रवृत्ति और अप्रत्याशित परिस्थितियों में अपनी असहायता पर विजय पाली थी। समाप्त। उद्धरण: यह स्वीकारोक्ति अप्रत्याशित प्रतिरोध और युद्ध क्षेत्र की बदलती प्रकृति के सामने आवश्यक अनुकूलनशीलता को रेखांकित करती है। प्रारंभिक जर्मन बढ़त के बावजूद सोवियत जवाबी हमलों ने असर दिखाना शुरू कर दिया। 5वीं गार्ड्स टैंक आर्मी ने समन्वित हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जर्मन लाइनों में कमजोरियों का फायदा उठाया और भारी नुकसान पहुंचाया। जर्मन सेना, जो पहले ही बिखर चुकी थी और नुकसान झेल रही थी,
अपनी गति बनाए रखने के लिए जूझ रही थी। प्रोखोरोव्का की लड़ाई तुरंत ही प्रसिद्ध हो गई, जिसे सोवियत स्रोतों में अक्सर इतिहास की सबसे बड़ी टैंक भिड़ंत के रूप में वर्णित किया जाता है। समकालीन सोवियत विवरणों के अनुसार कहा जाता है कि मैदान पर 1200 से अधिक टैंक आमने सामने हुए थे। इस विशाल संघर्ष में यह आंकड़ा लाल सेना के प्रतिरोध के पैमाने और वीरता को और भी बड़ा दिखाता है। इन आंकड़ों का प्रचार हुआ और इन्होंने युद्धकालीन प्रचार की रीढ़ बनकर इस भिड़ंत को बख्तरबंद दिग्गजों के बीच प्रलयकारी संघर्ष बताया। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों ने इन आंकड़ों में काफी संशोधन किया है। जर्मन और सोवियत दोनों अभिलेखों की सावधानीपूर्वक जांच से पता चलता है कि वास्तव में दोनों पक्षों से लगभग 600 से 800 टैंक ही शामिल थे। फिर भी किसी भी मानक से यह संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन सोवियत कथा में जितना दावा किया गया था उससे कहीं कम है। इतिहासकार डेविड ग्लैंस के शब्दों में उद्धरण, प्रोखोरोव्का की लड़ाई इतिहास में एक ही दिन में सबसे बड़ी टैंक लड़ाई नहीं थी। ये जर्मनी की पेंजर सेनाओं की अंतिम लड़ाई नहीं थी और न ही ये ऐसी लड़ाई थी जिसने पूर्वी मोर्चे पर पूरे युद्ध का भाग्य तय किया हो। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुठभेड़ थी और सोवियत 5वीं गार्ड्स टैंक आर्मी के लिए यह एक आपदा थी। यह संतुलित मूल्यांकन प्रोखोरोव्का की दोनों मिथक और वास्तविकता को दर्शाता है। हालांकि जर्मन सेना कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाई, पिंसर की बढ़त धीमी पड़ गई और अंततः रुक गई, लेकिन प्रोखोरोव्का में सोवियत 5वीं गार्ड्स टैंक आर्मी ने लड़ाई का सबसे बड़ा भार झेला। सोवियतों को सैनिकों और टैंकों दोनों में बेहद भारी नुकसान उठाना पड़ा। अनुमान है कि एक ही दिन में सैकड़ों टैंक नष्ट या निष्क्रिय हो गए। रणनीतिक रूप से प्रोखोरोव्का ने अंततः सोवियत जवाबी हमले और सिटाडेल की विफलता में योगदान दिया, लेकिन सामरिक रूप से दक्षिण में जर्मन बख्तरबंद सेना ने अपेक्षाकृत अच्छी तरह से मोर्चा संभाले रखा और इसके बाद सोवियतों का वीरतापूर्ण जवाबी हमला बहुत भारी कीमत पर हुआ, यहां तक कि जब यह एक रणनीतिक मोड़ की शुरुआत का संकेत था। प्रोखोरोव्का द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे तीव्र और प्रतिष्ठित टैंक लड़ाइयों में से एक बनी हुई है, क्योंकि इस युद्ध की तीव्रता और पैमाना बहुत बड़ा था। लड़ाई की नजदीकी, प्रकृति और युद्ध के सबसे शक्तिशाली टैंकों की तैनाती ने मिलकर बख्तरबंद युद्ध का एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जिसने इतिहासकारों और उत्साही लोगों दोनों की कल्पना को आकर्षित किया है। युद्ध के बाद मैदान पर 500 से अधिक टैंकों और आक्रमण बंदूकों के अवशेष बिखरे पड़े थे, जो इस टकराव की भीषणता का प्रमाण है। मानव हानि भी उतनी ही चौंकाने वाली थी। दोनों पक्षों के हजारों सैनिक मारे गए, घायल हुए या लापता हो गए। प्रोखोरोव्का की लड़ाई ने पूर्वी मोर्चे पर एक निर्णायक मोड़ ला दिया। जर्मन सेना निर्णायक सफलता हासिल करने में असफल रही, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोवियत सेना ने हमले को झेलते हुए पहल अपने हाथ में ले ली और जवाबी हमला शुरू किया, जिससे जर्मनों को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने अपनी खोई हुई जमीन वापस हासिल कर ली। ऑपरेशन सिटाडेल के समाप्त होने के बाद सोवियत सेना ने तेजी से रक्षा से आक्रमण की ओर कदम बढ़ाया। जुलाई 1943 के मध्य तक रेड आर्मी ने अपनी रिजर्व सेनाओं को सावधानीपूर्वक तैनात कर दिया था और 2 बड़े जवाबी हमले शुरू किए गए। ऑपरेशन कुतुजो, जो उत्तर में ओरेल सैलियन के खिलाफ था, और ऑपरेशन पोल्कोवोदेत्स रुम्यांत्सेव, जो दक्षिण में बेल्गोरोद और खार्कोव की ओर था। ऑपरेशन कुतुजो, जो 12 जुलाई को शुरू हुआ, इसमें 13 लाख से अधिक सोवियत सैनिक शामिल थे, जिन्हें हजारों तोपों और सैकड़ों टैंकों का समर्थन प्राप्त था। मार्शल जॉर्जी झुकोव और जनरल निकोलाई वातुतिन ने इस हमले का संचालन दोहरे उद्देश्यों के साथ किया: जर्मन दूसरी पेंजर आर्मी को घेरना और जर्मन उत्तरी सेक्टर की कमजोर स्थिति का फायदा उठाना। सिटाडेल आक्रामक अभियान की विफलता के बाद अगस्त के मध्य तक सोवियत सेनाएं जर्मन मोर्चों में गहराई तक घुस चुकी थीं। सैनिकों के समूहों को घेर लिया गया था और 18 अगस्त तक जर्मनों को ओरल से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया था। साथ ही ऑपरेशन पोल्कोवोदेत्स रुम्यांत्सेव
3 अगस्त को दक्षिणी सेक्टर में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य खार्किव को मुक्त कराना और बेलगोरोद में जर्मन उपस्थिति को समाप्त करना था। इस आक्रमण में पहली और 5वीं गार्ड्स टैंक सेनाएं, साथ ही कई राइफल डिवीजन शामिल थीं। सोवियतों ने संयुक्त हथियार रणनीति अपनाई, जिसमें पैदल सेना, तोपखाना, बख्तरबंद और हवाई समर्थन का समन्वय किया गया, ताकि जर्मन रक्षा के अत्यधिक विस्तार से बने अंतराल का लाभ उठाया जा सके। 23 अगस्त तक सोवियत सैनिकों ने खार्कोव को मुक्त करा लिया था, जो युद्ध के दौरान आखिरी बार था जब ये शहर हाथ बदल रहा था। और ये रेड आर्मी की बढ़ती संचालन क्षमता को दर्शाता है। इन जवाबी हमलों पर जर्मन प्रतिक्रिया जनशक्ति की कमी, क्षीण हो चुके बख्तरबंद वाहनों और अत्यधिक फैली हुई आपूर्ति लाइनों के कारण सीमित थी। हिटलर ने यह समझते हुए कि ऑपरेशन सिटाडेल अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल रहा है और जर्मन सेना लंबे समय तक लड़ाई जारी नहीं रख सकती, आधिकारिक रूप से सिटाडेल को रद्द कर दिया। 13 जुलाई 1943 को जर्मन कमांडरों, जिनमें मैनस्टीन और हुथ शामिल थे, ने मोर्चे को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास विकल्प सीमित थे। दक्षिणी पिंसर से बची इकाइयों को रक्षात्मक स्थिति में जाने के लिए मजबूर किया गया, अक्सर जल्दी जल्दी तैयार की गई खाइयों और क्षतिग्रस्त किलेबंदियों के पीछे। दोनों पक्षों को भारी जनहानि और उपकरणों की क्षति हुई। सोवियत स्रोतों के अनुसार केवल ऑपरेशन कुतुजोव के दौरान लगभग 4,30,000 हताहत हुए, जिनमें 1,12,000 से अधिक मारे गए। सिटाडेल के दौरान जर्मन नुकसान में लगभग 2 लाख सैनिक शामिल थे। साथ ही 700 टैंक और 1,000 विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। ये आंकड़े अभियान की मानवीय और भौतिक लागत का केवल आंशिक रूप से ही वर्णन करते हैं। सैनिकों ने बेहद कठिन युद्ध परिस्थितियों का सामना किया और पूरी की पूरी यूनिटें हफ्तों तक युद्ध के लिए अक्षम हो गईं। रणनीतिक रूप से सिटाडेल का अंत पूर्वी मोर्चे पर स्थायी बदलाव का संकेत था। जर्मनी, जिसने पहल खो दी थी और अपूरणीय नुकसान झेले थे, 1943 के बाकी समय के लिए रक्षात्मक मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर हो गया। सोवियत संघ दूसरी ओर गहरे भंडार, परतदार रक्षा और कई मोर्चों के बीच संचालनात्मक समन्वय की प्रभावशीलता को साबित कर दिया था। कुतुजोव और पोल्कोवोदेत्स रोम्यांतसेव की सफलता ने लाल सेना को पहल अपने हाथ में लेने का मौका दिया, जिससे वेहरमाख्ट को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनकी लगातार आक्रामक कार्रवाइयों की नींव रखी गई। इससे जर्मन सेनाएं लगातार पश्चिम की ओर पीछे हटती गईं, जो अंततः 1945 में बर्लिन के पतन में योगदान देने वाला एक बड़ा कारण बना। जैसा कि इतिहासकार डेविड ग्लैंट्स बताते हैं, प्रोखोरोव्का में जर्मनों ने भले ही विनाशकारी हार से बचाव कर लिया हो, लेकिन सिटाडेल की विफलता और उसके बाद सोवियत प्रति आक्रमणों ने रणनीतिक पहल वापस पाने की उनकी सारी उम्मीदें निर्णायक रूप से समाप्त कर दीं। पूर्वी मोर्चे पर कुर्स्क की लड़ाई ने द्वितीय विश्व युद्ध और बख्तरबंद युद्ध के इतिहास पर एक स्थायी छाप छोड़ी। पहली बार लाल सेना ने न केवल एक बड़े जर्मन आक्रमण को झेला, बल्कि वो आसानी से एक निरंतर बड़े पैमाने पर प्रति आक्रमण में भी बदल गई। ऑपरेशन कुतुजोव और पोल्कोवोदेत्स रोमेंतसेव की सफलता ने यह दिखा दिया कि सोवियत संघ अब केवल जीवित रहने के लिए नहीं लड़ रहा था। ये समन्वित बहुफ्रंट अभियानों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में सक्षम था, जिसमें दुश्मन की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए गहरी रिजर्व सेनाएं तैयार थीं। रेड आर्मी की संयुक्त हथियार रणनीति पैदल सेना, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने और हवाई समर्थन के बीच बढ़ती समन्वय क्षमता बाद के अभियानों के लिए एक आदर्श बन गई। इससे जर्मन सेनाएं लगातार पश्चिम की ओर पीछे हटने लगीं। वेहरमाख्ट के लिए कुर्स्क एक मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का झटका था। ऑपरेशन सिटाडेल की असफलता ने जर्मन अजेयता के उस आभामंडल को तोड़ दिया जो युद्ध के शुरुआती दिनों से बना हुआ था। हिटलर की निर्णायक जीत पर जोर देने की जिद ने जर्मनों को अपूरणीय सैनिकों, टैंकों और विमानों की भारी कीमत चुकाई, जिससे वे हमेशा के लिए रक्षात्मक हो गए। पूर्वी मोर्चे पर यहां तक कि उनकी सबसे डरावनी पैंजर टुकड़ियां भी अब युद्ध की गति तय करने में सक्षम नहीं थीं।
डेविड ग्लैंट्स ने उल्लेख किया कि इस अभियान ने जर्मन संचालनात्मक योजना की सीमाओं और सोवियत सैन्य मशीन की दृढ़ता दोनों को उजागर कर दिया, जिसने वेहरमाख्ट के सबसे शक्तिशाली हमलों को सहना, झेलना और अंततः उनका मुकाबला करना सीख लिया था। कुर्स्क तब से औद्योगिक युद्ध और पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक मोड़ का प्रतीक बन गया है। इसे न केवल इतिहास की सबसे बड़ी टैंक लड़ाई के लिए याद किया जाता है, बल्कि दोनों पक्षों की बारीक तैयारी, खुफिया जानकारी और जबरदस्त प्रयास के पैमाने के लिए भी याद किया जाता है। आज यह युद्ध की चुनौतीपूर्ण प्रकृति का प्रमाण है। बिजली जैसी तेज हमलों और तेज गति से की गई चालों से लेकर थकाऊ समन्वित अभियानों तक, इसमें संयुक्त मानव शक्ति, सामग्री और योजना शामिल थी। सैन्य इतिहास में अभूतपूर्व पैमाने पर कुर्स्क सिर्फ एक लड़ाई से कहीं अधिक था। ये वह क्षण था जब युद्ध की गति निर्णायक रूप से बदल गई और रेड आर्मी ने बर्लिन की ओर अपनी अजेय बढ़त और द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।